Hi friends, welcome to the channel JV and CIV Made Simple. So in today's session, we are going to revise our AVFM module D completely. So this is going to be our quick revision session, and we will try to cover every important concept in the one-liner format. जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में सारे कंटेंट को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि बेस्ड है हमारा हाइब्रिड सिक्योरिटीज पे। दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें लोन भी है और जिसमें आप जो कि मिक्सचर है किसी का, यहाँ पे देखिए डेप्ट लिखा है यानी लोन का, एंड ऑनिंग अ पीस ऑफ कंपनी, आप कंपनी के एक हिस्से को खरीद रहे हैं जिसको हम लोग इक्विटी फीचर कहते हैं, राइट। तो इमेजिन कीजिए कि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें दोनों का मिक्सचर है, डेप्ट का भी है और इक्विटी फीचर का भी मिक्सचर है। तो इससे क्या होता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। किसी से फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप जो बोरोड मनी है, जो पैसा आपने बोरोड किया है, उसको आप रीपे कर पाएं। इसे कहा जाता है हाइब्रिड सिक्योरिटी। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन मार्केट ट्रेंड। तो भारत में लोग जो है शेयर को पसंद करते हैं जो कि स्पेशल फीचर्स के साथ आता है, ठीक है। जैसे कि आप उसको वापस बाद में जो है शेयर में बदल सकते हैं, राइट। तो यू कैन कन्वर्ट ऑप्शन टू टर्न देम इनटू रेगुलर शेयर लेटर। रेगुलर शेयर में आप उसे बाद में बदल सकते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनी बैलेंस करती है कि कितना पैसा उसने बोरो किया। तो क्या होता है ऑप्टिमाइज, यहाँ लिखा है ना ऑप्टिमाइज, तो बैलेंस करती है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब बैलेंस करती है कि कितना पैसा उसने बोरो किया कंपेयर टू कितना पैसा उसने अपना खरीदा है, ठीक है। हाउ मच दे ओन, कितना उन्होंने अपना खरीदा है, तो इसे कहते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो भारतीय में लोगों का क्या प्रेफरेंस है? प्रेफरेंशियल शेयर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तो दिस इज द प्रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट वैरायटी। दोस्तों, बहुत तरह के ये मिक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल शेयर हो गया, फिर कुछ फैंसीज आईओयूज होते हैं, एक लोन होते हैं जो कि बाद में ऑनरशिप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो ये एक तरीका है इन्वेस्टर को कि वो कंपनी में उनका कुछ हिस्सेदारी हो, ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें फिक्स रिटर्न भी मिले। वही कह रहा है मैनेजरियल कंट्रोल इन द इक्विटी एंड फिक्स क्लेम इन द डेब्ट, राइट। तो नेक्स्ट है फाइनेंशियल डायनेमिक्स। फाइनेंशियल डायनेमिक्स में क्या बताया जा रहा है कि दोस्तों, जब कंपनीज पैसा रेज करती है तो वो चीजें के साथ खेल सकती है, कितना समय में वो पैसा वापस कर देगी, ठीक है। हाउ मच टाइम, यहाँ देखा ना वेरिंग मैच्योरिटी टर्म्स, तो इसके साथ वो प्ले कर सकती है। यू कैन वेरी द मैच्योरिटी टर्म, वो उसके पास ऑप्शन रहता है, कॉल ऑप्शन कहते हैं इसके हम लोग, कॉल ऑप्शन का यूज कर सकती है, कितना इंटरेस्ट वो पे करेगी। तो यहाँ पे लोन के टर्म्स को ऊपर नीचे किया जाता है ताकि अच्छे से वर्क करे वो। अभी एक टर्म आया था एफसीसीबी यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, जरा इसके बारे में देखिए क्या होता है। तो कुछ कंपनी क्या करती है, पैसा रेज करती है फॉरेन करेंसी में बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं इसे। बॉन्ड के माध्यम से पैसा रेज करती है कुछ कंपनी, जिसको बाद में हम लोग शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका है पैसा लाने का। मान लीजिए कि ये कंट्री हमारा, बाहर कंट्री के बाहर से पैसा लाने का एक तरीका है, लेकिन इसका मतलब कंपनी जो है अपना ऑनरशिप भी देती है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे यदि इस कंपनी को पैसा लाना है तो अपना ऑनरशिप देना पड़ेगा, राइट। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस पेज का। आगे हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं। सारा कंसेप्ट आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस आवर कंपैरिजन। सो सबसे पहले दोस्तों, कुछ कंपनी जो जनवरी 2021 से लेके सितंबर 2022 तक कुछ पैसा रेज की थी अलग अलग तरीके से। बहुत सारा कंपनी ने ईसीबी को यूज किया था। वही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कंपनी जो है रेज करती है पैसों को, इसके बारे में यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ईसीबीज एक तरीका था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं इसे। तो बहुत सारी कंपनी जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को यूज की। कुछ कंपनियां जो है एफसीसीबी को यूज की। एफसीसीबी क्या होता है? एफसीसीबी होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। आप उसका डेटा यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कंपनियों ने एफसीसीबी को यूज किया और कुछ ने आरडीबी को यूज किया, ठीक है। आरडीबी क्या होता है? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा था? ईसीबी सबसे ज्यादा पॉपुलर था। 1516 केसेस हैं, ठीक है। और इसमें लगभग 95% जो है ना ईसीबी के माध्यम से रेज किया गया। समझे? ये सभी हमारे तरीके हैं किस माध्यम से कैपिटल को रेज किया गया। उसके बाद दोस्तों हाइब्रिड सिक्योरिटी के बारे में बताया जा रहा है कि बॉन्ड को इकोनॉमिक फैक्टर के साथ मिक्स करना, ठीक है, ये क्रिएटिव हो सकता है। यानी बॉन्ड्स को आप जो है इकोनॉमिक फैक्टर के साथ लिंक करेंगे, तो दिस कैन बी क्रिएटिव। तो ये जो हाइब्रिड सिक्योरिटी है वो ज़्यादा प्रॉफिट देती है, हायर यील्ड होता है इनका, और इनमें प्राइस स्विंग बहुत कम होता है, प्राइस वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है, ये है इन हाइब्रिड सिक्योरिटी का। लेकिन दोस्तों इनको कैटेगराइज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। रिस्क वही करा ना, इनको कैटेगराइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जो कि क्योंकि इसमें रिस्क स्प्रेड आउट होता है।
नेक्स्ट है क्या एडवांटेज है हाइब्रिड सिक्योरिटी का, पहला है हायर यील्ड। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी को चूज करना कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट देता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ऑप्शन, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और भी एडवांटेज देखते हैं हम लोग हाइब्रिड सिक्योरिटी का। तो सबसे पहला है लो मार्केट प्राइस वोलेटिलिटी, यानी दोस्तों हाइब्रिड सिक्योरिटी जो है स्टेबिलिटी ऑफर करता है प्राइस में, मतलब ज्यादा स्विंग नहीं होता है। नेक्स्ट है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन फॉर इशूअर, यानी कंपनी जो हाइब्रिड सिक्योरिटी को यूज करती है वो अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकती है, जिससे उनका फाइनेंशियल सेटअप ज्यादा कम वनरेबल होगा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट से। अब जरा डिसएडवांटेज की बात कर लें, हाइब्रिड सिक्योरिटी का डिसएडवांटेज होता है कि ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ये ट्रिकी हो सकते हैं, ठीक है। ये फिगर आउट करना कि कितना पैसा आप बनाएंगे ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसीलिए कह रहा है कॉम्प्लेक्स रिटर्न कैलकुलेशन, ठीक है। और ये उनके वैल्यू को समझना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू रेगुलर ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत तरह के मिक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि शेयर्स होते हैं पर्क के साथ, जिसको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर कहते हैं। कुछ स्पेशल पर्पज ऑप्शन होते हैं जिसको वारंट कहते हैं। फ्लेक्सिबल लोन होते हैं जिसको आप जो कि ऑनरशिप में कन्वर्ट हो सकते हैं, और कुछ बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात कर और कुछ मेजर फाइनेंसिंग के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज, प्लीज रिमेंबर द नेम। एंड द नेक्स्ट टाइप इज प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए आप प्रेफरेंस शेयर को होल्ड करते हैं तो आपको जो है दूसरे कंपनी आपको पहला पेमेंट मिलेगा, ठीक है। सो यू विल गेट हायर प्रायोरिटी क्लेम बताया जा रहा है, तो आपको एक गारंटेड डिविडेंड भी मिल सकता है, ठीक है, रेगुलरली। दो तरह के होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कुमुलेटिव का मतलब कि आपका जो पुराना छूटा हुआ डिविडेंड है वो जुड़ जाए, और नॉन कुमुलेटिव का मतलब कि आपका पुराना छूटा हुआ डिविडेंड ना जुड़े, ठीक है। तो ये दो चीज होता है कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव का। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर राइट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो पहला पॉइंट है आपके सामने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स के बारे में बताया जा रहा है आपको कि नो लीगल क्लेम फॉर डिविडेंड। एंड देखिए यदि मान लीजिए कि आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपका कोई गारंटेड राइट नहीं है डिविडेंड का, लेकिन यदि मान लीजिए कि चीज़ें कुछ खराब हो जाए, लिक्विडेशन मतलब ये होता है ना, लिक्विडेशन मतलब कि चीज़ें जो है सही तरीके से नहीं जाए, लिक्विडेट हो जाए कंपनी, तो आपको पहले पेमेंट मिलेगा रेगुलर शेयर होल्डर के कंपैरिजन में, यदि लिक्विडेशन हो जाए या कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर राइट के बारे में। नेक्स्ट होता है हमारा क्रेडिट रेटिंग फॉर प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों कुछ एजेंसीज है जैसे कि क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया और केयर हो गया, ये वैल्यूएट करती है कि कितना सेफ प्रेफरेंस शेयर है इन्वेस्ट करने के लिए। तो बहुत क्लासेस होते हैं प्रेफरेंस शेयर का, जिनके पास अलग अलग डिविडेंड रेट होता है और स्पेशल राइट्स होते हैं। तो यही बताया जा रहा है क्रेडिट रेटिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो कंपनीज एक्ट है ये प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन करता है स्पेशल राइट के बेसिस पर। तो जिसकी देखिए सेक्शन 43 है, सेक्शन 47, इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ रूल्स है, सेक्शन 43 में रूल्स है डिविडेंड के रिगार्डिंग, ठीक है, और वोटिंग के रिगार्डिंग। फिर दोस्त नहीं, सेक्शन 47 में वोटिंग के रिगार्डिंग है, और सेक्शन 55 में डिविडेंड रिपेमेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो दोस्तों यदि कोई कंपनी जो है डिविडेंड पे नहीं करती है 2 साल तक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ डिविडेंड अनपेड फॉर 2 ईयर, यदि कोई कंपनी डिविडेंड को पे नहीं करती 2 साल तक तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिसीजन लेना होगा, उनको वोटिंग राइट मिलता है। ये सेक्शन नंबर 47 कहता है। और कुछ लिमिट्स भी है कि कितना लंबा शेयर एग्जिस्ट कर सकता है बिना रिडीम किए हुए। तो ये सेक्शन नंबर 55 है जो कि बताता है इरिडीमेबल शेयर, कि ये मैक्सिमम 20 साल तक जो है आप शेयर को एग्जिस्ट कर सकता है बिना रिडीम किए हुए, समझे। तो 3 सेक्शन याद रख लीजिए, 43, 47, 55। 43 बताता है डिविडेंड से रिलेटेड राइट, 47 बताता है वोटिंग राइट, और 55 बताता है इरिडीमेबल शेयर जो है कितने मैक्सिमम पीरियड तक रह सकता है। ये चीज समझ में आ गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। और यही वीडियो का हमारा मेन पर्पज है कि मैं आपको शॉर्ट में सभी चीजें समझाऊं, क्योंकि बुक में आप पढ़ने जाएंगे अभी तो बहुत लंबा समय लगेगा। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो दैट टू कवर यू इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर की टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ टाइप होते हैं जो कि कुमुलेटिव टाइप, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे नॉन कुमुलेटिव टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कुमुलेटिव टाइप क्या होता है, व्हाट इज दिस कुमुलेटिव टाइप प्रेफरेंशियल शेयर। एंड जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है कुमुलेटिव मतलब एक्युमुलेट होगा, राइट। सो
देखिए यदि मान लीजिए कि डिविडेंड मिस हो गया बीच में, ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि कोई डिविडेंड आपका मिस हो गया बीच में, तो इसमें क्या होता है कि वो ओवर द टाइम ऐड अप हो जाएगा, राइट। तो वोटिंग राइट जो है कि 2 साल बाद आ सकता है, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर ऑफ द अनपेड डिविडेंड। तो इसमें क्या है कि एक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड, यदि मान लीजिए कोई डिविडेंड मिस हो गया तो उसको आप ओवर द टाइम ऐड कर सकते हैं। ये होता है हमारा कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। नॉन कुमुलेटिव में क्या होता है कि जो मिस डिविडेंड है, जो डिविडेंड मिस कर गया वो हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा, समझे। और कोई अनपेड अमाउंट का पाइलिंग अप नहीं होता है फ्यूचर पेमेंट के लिए, नो फ्यूचर एरियर। कोई अनपेड अमाउंट जो आपका पैसा बचा रह गया, अनपेड हो गया, उसका कोई पाइलिंग अप नहीं होता है। नेक्स्ट होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है कि दोस्तों इस पे केस स्टडी पूछा जा सकता है प्रेफरेंस शेयर के अलग अलग टाइप में, ध्यान से सुनिए। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि इन सभी शेयर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है बियॉन्ड देयर फिक्स डिविडेंड। फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। और एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट होता है कि यदि मान लीजिए कंपनी वाइंड अप हो जाए, तो यदि कंपनी के वाइंड अप वाले केस में प्री डिटरमाइंड इनमें ये भी होता है। सो दे हैव प्री डिटरमाइंड अमाउंट इन द केस कंपनी वाइंड अप, तो इसे कहते हैं हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है कि इनको एक फिक्स डिविडेंड मिलता है और कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं मिलता। फिक्स डिविडेंड मिलेगा और कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम या डिस्क्रिप्शन पे ये होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं मिलता प्रॉफिट के समय, प्रॉफिट में ड्यूरिंग द गुड टाइम, ठीक है। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी जो है इन सभी शेयर को वापस खरीद सकती है एक स्पेसिफिक टाइम पे या अपने डिस्क्रिप्शन पे, इसे हम लोग कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक होता है हमारा नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है इसको कंपनी वापस नहीं खरीद सकती, ठीक है, रिडीम नहीं कर सकती, ठीक है। और ये जो टाइप है ये भारत में कॉमन नहीं है, नॉन रिडीमेबल वाला। और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि होल्डर चाहे तो इन सभी शेयर को रेगुलर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दे कैन कन्वर्ट दिस शेयर इनटू रेगुलर इक्विटी शेयर। ये होता है हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये सभी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। काइंडली गो थ्रू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा दोस्तों एक नॉन कन्वर्टेबल होता है। इसमें क्या होता है कि इसको आप रेगुलर शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एडजस्टेबल रेट होता है, इसका मतलब कि डिविडेंड जो है मार्केट के इंटरेस्ट रेट से चेंज होगा, यानी डिविडेंड डिपेंड करता है मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या है। प्रेफरेंस शेयर का पर्पस क्या है, ये कंपनी को पैसा दिलवाती है जब मार्केट स्लो हो, ठीक है। स्लो मार्केट में कंपनी को पैसा दिलवाती है और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है जो कि फ्यूचर रिटर्न को देख रहे हो। और साथ ही साथ इसे आप रिडीम कर सकते हैं जब एक्स्ट्रा कैश हो, जब आपके पास एक्स्ट्रा कैश हो या प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी ना मिल रहा हो, या आपके पास रिन्यूएबल ड्यूरिंग कैश सरप्लस, ठीक है। तो कोई डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा लॉसेस में, जैसा कि डिवेंचर में होता है। तो इसमें कोई डिविडेंड लॉस के दौरान आपको प्रेफरेंस शेयर में कोई डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि प्रेफरेंशियल कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, आइए जरा डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट योर प्रेफरेंस शेयर? So let's see the important factors. So the first factor is investor interest is influenced by tax law. यानी इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? टैक्स लॉ इन्फ्लुएंस करता है, टैक्स का कैसा नेचर है, राइट। एंड उसके अलावा दोस्तों और क्या फैक्टर है? उसके अलावा अपील ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज अफेक्टेड बाय हाउ दे आर टैक्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन्वेस्टर इंटरेस्ट वेरीज विद टैक्स लॉ। और वो देखिए ये प्रेफरेंशियल शेयर सुटेबल होता है कंपनी के लिए जो कि अपने इक्विटी के बारे में कॉशियस है और अपने डेप्ट लिमिट को पहुंच रही है, समझे। तो रीचिंग डेप्ट लिमिट, कॉशियस अबाउट इक्विटी, ठीक है। अब जरा प्रेफरेंशियल कैपिटल यूज का जस्टिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंशियल कैपिटल यूज, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले क्या है कि नो नीड फॉर एडिशनल चार्ज, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो कि जो कुछ चीजें जो कि शेयर से रिलेटेड है इसके लिए। नेक्स्ट है एग्जाम फ्रॉम रूल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी दोस्तों प्रेफरेंस शेयर में कोई रूल्स से सब्जेक्टेड नहीं होता है जब आप डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे, इससे कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट है क्विक इशुएंस फॉर इमीडिएट कैश विद फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी, कंपनी जो है इन सभी शेयर को क्विकली इशू करती है ताकि तुरंत कैश मिल जाए और उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो डिसाइड करने में कि कब उसे हम रिपे करें। तो ये सभी पॉइंट्स है दोस्तों, इस प्रकार इसी कारण से हमारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको जस्टिफाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों ये जो शेयर है ना प्रेफरेंस शेयर, इसे आप पे कर सकते हैं, वापस पे कर सकते हैं। दिस प्रेफरेंस शेयर कैन बी पेड बैक। कब पे बैक कर सकते हैं? सो दिस प्रेफरेंस शेयर ओके, ये जो प्रेफरेंस शेयर है इनको वापस आप पे कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम में, या नहीं तो एक सेट पीरियड के खत्म होने से पहले। तो जो इसमें क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टेड मनी है और प्लस जो डिविडेंड है वो वापस हो जाएगा, ठीक है।
तो जो हमारा सेक्शन 55 है कंपनीज एक्ट का, वो क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर के फंड को, राइट। वही है रिडेमेबल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इन शेयर को आप वापस पे कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम में या सेट पीरियड के खत्म होने से पहले। अब देखिए रिडेम्पशन तो करवा सकते हैं, किस किस तरह से रिडेम्पशन करवा सकते हैं वो देखिए। तो बहुत तरीका है वापस पे करने का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। या तो आप नया शेयर इशू कर सकते हैं, फ्रेश इशू कर सकते हैं, या आप प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं, रिटेंशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये वैल्यू प्रोटेक्टेड रहता है और इंश्योर करता है कि शेयर होल्डर को उनका इन्वेस्टेड अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिल जाए, ठीक है। ये रिडेम्पशन का प्रोसेस है। अब जरा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्या करता है दोस्तों कि कंपनी जो है प्रॉफिट को यूज करती है ताकि क्रिएट कर सके बोनस शेयर को। तो क्रिएट बोनस शेयर कंपनी यूज प्रॉफिट। वो क्या करती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेनिफिट प्रोवाइड करती है बिना कैश को डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। तो वही है हमारा ये परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंसेस को हम लोग पीएनसीपीएस बोलते हैं। इसके बारे में देखिए कुछ स्पेशल शेयर होते हैं जो कि भारतीय बैंक इशू करती है, ठीक है, एज टियर 1 कैपिटल। तो इनके पास कंडीशंस होता है। कंडीशन क्या होता है कि आप डिविडेंड को पे करेंगे मार्केट के रेट पर, और आप 5 ईयर, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि नो मैच्योरिटी, डिविडेंड बेस्ड ऑन मार्केट रेट, ठीक है, फुल्ली पेड, मैक्सिमम RWA का 1.5% होता है मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। और इसे आप वापस कॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है, 5 years विथ रेगुलेटरी अप्रूवल। और दोस्तों इन्वेस्टर क्लेम रैंक एवं रेगुलर शेयर होल्डर बट बिलो सर्टेन अदर ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा पीएनसीपीएस के प्रिंसिपल पेमेंट के लिए। और इन्वेस्टर का क्लेम जो है सुपेरियर होता है इक्विटी में, और सबऑर्डिनेटेड टू पीडीआई इसके नीचे होगा। मतलब जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है उनसे पहले इसे रिडीम किया जाएगा, पीडीआई के बाद किया जाएगा, टियर 2 डिपॉजिटरी क्रेडिटर के बाद किया जाएगा, ठीक है। तो ये लॉस को एब्जॉर्ब करता है बाय कन्वर्टिंग और राइटिंग डाउन। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट के। तो पीएनसीपीएस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या, फॉरेन में मान लीजिए इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास क्या क्या लिमिट्स हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव। ओके, तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट में पहला पॉइंट क्या बताया जा रहा है आपको कि लिमिट कितना का है। फिल अप टू 49% एनआरआई, अप टू 24% एफआईआई, सॉरी नॉट फिल, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो दोस्तों रूल बताया जा रहा है कि कितना परसेंटेज एफआईआई और एनआरआई को अलाउ किया गया है किसी सर्टेन सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो ये देखिए एनआरआई जो हमारे एफआईआई है वो 49% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनआरआई है वो 24% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है एडिशनल कैप इन्हें दिया गया है 10% का और 5% का, ये एडिशनल कैप है। तो वी आर डिस्कसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट कि कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया है किसी सर्टेन सेक्टर में या सिक्योरिटीज में, ठीक है। तो ये लिमिट आपको ध्यान रखना है। अब रिडेम्पशन बाय फ्रेश शेयर की बात करें तो कंपनी जो पैसा नया शेयर को इशू करने से रेज करती है उस पैसे को यूज कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में, ठीक है। तो वो बताया जा रहा है। तो सेक्शन 52 जो है ये अलाउ करता है कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का अलग अलग तरीके से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का अलग अलग तरीके से यूज कर सकें। वारंट क्या होता है दोस्तों वो जरा देखिए। तो वारंट जो है होल्डर को एक राइट देता है कि वो इक्विटी शेयर को खरीदेगा फिक्स प्राइस पे एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। क्या खरीदेगा, इक्विटी शेयर को खरीदेगा फिक्स प्राइस में स्पेसिफिक टाइम में। तो वो किसी डेब्ट से अटैच हो सकता है, ठीक है, या प्रेफरेंशियली जो है किसी प्रमोटर को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया जा सकता है, राइट। सो दिस वारंट कैन बी अटैच टू अ डेब्ट। ये जो आपका वारंट है ये किसी डेब्ट से अटैच हो सकता है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। और इट कैन बी गिवन, या तो वो प्रेफरेंशियली प्रमोटर को दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया जाएगा। तो दोस्तों एक अपफ्रंट पेमेंट होता है, यहाँ देखिए लिखा गया अपफ्रंट पेमेंट। एक अपफ्रंट पेमेंट होता है 25% का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, और कन्वर्जन जो है प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, ठीक है। तो वारंट का सब चीज समझ में आ गया। अब वारंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा आपको मैं जानकारी दे दूं कि वारंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दोस्तों वारंट के बारे में ध्यान रखिए कि वारंट जो है आपको डिविडेंड तब तक नहीं देगा या वोटिंग राइट तब तक नहीं देगा जब तक आप उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना कर दें, ठीक है। जब तक आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तभी जाके आपको वारंट जो है डिविडेंड और वोटिंग राइट देगा। अब जरा बात करते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर इवोल्यूशन की।
सो सारा कंटेंट आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है। कन्वर्टेबल डिवेंचर इवोल्यूशन क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये आया था, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये आया था 1980s में। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे अर्ली 1980s में आए थे, इनको डिजाइन किया गया था ताकि ऑटोमेटिकली किसी चीज में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि इक्विटी में। ठीक है, सेबी का एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसने गाइडलाइन इंट्रोड्यूस किया जो कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन कन्वर्जन फीचर। अब जैसे कैटेगराइजेशन को आप देख सकते हैं, एक होता है हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्जन, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन में क्या होता है, फिर एक होता है ऑप्शनल कन्वर्जन जो कि 36 महीने के अंदर होता है, और एक होता है कन्वर्जन आफ्टर 36 मंथ। ठीक है, जिसमें कॉल और पुट का फीचर्स होता है। अब जब बात करें वारंट वर्सेस कन्वर्टेबल डिवेंचर की, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर और उसका जो ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने का और एक साथ टाइड होने का। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की। तो दोस्तों कन्वर्टेबल डिवेंचर और उनका एक ऑप्शन होता है कि आप उसे कन्वर्ट कर सकें, इन दोनों को टाई किया गया एक साथ, दे आर टाइड टुगेदर, एंड जबकि वारंट को आप सेपरेट कर सकते हैं। वही बताया जा रहा है कि डिवेंचर एंड ऑप्शन इन कन्वर्टेबल डिवेंचर आर इनसेपरेबल व्हाइल वारंट कैन बी डिटैच्ड। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड वारंट। दूसरा डिफरेंस क्या है कन्वर्टेबल डिवेंचर और वारंट में, आइए जरा देखते हैं। सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज, आपका वारंट को आप इशू कर सकते हैं अपने पे, जिसको आप कॉम्पेंसेशन के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसका एक्सरसाइज जो है एडिशनल कैपिटल आएगा कंपनी में। तो वारंट कैन बी इशूड इंडिपेंडेंटली, वारंट एक्सरसाइजेबल फॉर कॉम्पेंसेशन, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रिजल्ट इन अकाउंटिंग ट्रांसफर, वारंट एक्सरसाइज इंजेक्ट एडिशनल कैपिटल इनटू द कंपनी। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है वारंट वर्सेस कन्वर्टेबल डिवेंचर का। ठीक है, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है इशूअर को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो वापस चाहे तो उसे वापस करवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्वर्टेबल डिवेंचर वारंट को समझने के बाद हम लोग अब आते हैं समझते हैं दोस्तों वारंट के वारंट के वैल्यूएशन में। उससे पहले दोस्तों वारंट के वैल्यूएशन में का मतलब क्या होता है कि वारंट का जो वैल्यू है ना वो स्टॉक के प्राइस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। वारंट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय स्टॉक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों टाइम टू एक्सपायरेशन, कितना समय है एक्सपायरी के लिए, एंड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे ब्लैक स्कूल्स मॉडल है, पूछा गया था पिछली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक स्कूल मॉडल को कॉमनली यूज किया जाता है वारंट के वैल्यूएशन के लिए, एंड जो वेरिएबल्स वारंट के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं वो जरा देख लीजिए। व्हाट आर द वेरिएबल व्हिच अफेक्ट द वारंट वैल्यू, बिकॉज ये ब्लैक स्कूल्स मॉडल को समझना बहुत जरूरी है, और इसके बेसिस पे आप वारंट को जो है वारंट को वैल्यूएट कर सकते हैं ब्लैक स्कूल्स मॉडल के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट मैं समझाता हूँ। हाँ, देखिए वारंट वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यू किसकी तरह अफेक्ट होता है, एक्सरसाइज प्राइस, स्टॉक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरेशन, रिस्क फ्री इंटरेस्ट, स्टॉक वोलेटिलिटी। और यहाँ पे आता है दोस्तों हमारा ब्लैक स्कूल्स मॉडल। तो ये जो ब्लैक स्कूल्स मॉडल है ये कॉमनली यूज किया जाता है इसके लिए। अब इसके अंदर आप कंसीडर करते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स को, जैसे कि जो कि कॉमनली यूज किया जाता है, और जैसे वेरिएबल्स कौन कंसीडर करते हैं, जैसे स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, फिर रिमेनिंग टाइम कितना समय बचा है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, स्टॉक प्राइस क्या है। दोस्तों ये जो ब्लैक स्कूल मॉडल है ना इसको यूज किया जाता है ताकि वारंट के वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकें। आप स्टॉक प्राइस में स्टॉक प्राइस कंसीडर करें, एक्सरसाइज प्राइस को कंसीडर करें, टाइम टू एक्सपायरेशन को कंसीडर करें, इससे आप इन सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के वर्थ को एक्सेस कर सकते हैं। अब जिसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ब्लैक स्कूल एप्लीकेशन मॉडल को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको D1 और D2 निकालना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है D1 D2 का, आप बुक में देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी पूछा गया है। तो D1 D2 आप निकालेंगे ताकि बता सकते हैं कि ब्लैक स्कूल मॉडल में, क्योंकि क्रूशियल होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्राइस करने में। उसके बाद ND1 ND2 पता करेंगे। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज को स्टैटिस्टिकल टेबल को यूज करेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर सके अपने ब्लैक स्कूल मॉडल में। और फिर आप करंट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का क्या करंट वैल्यू है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे, कंसिडर करते हुए कि मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हुए और डिस्काउंटिंग को कंसिडर करते हुए फिर आप नंबर को अप्लाई करेंगे ब्लैक स्कूल के फॉर्मूला में। ठीक है, तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, तो जो भी आपने कैलकुलेटेड वैल्यू को यूज करना है ब्लैक स्कूल के फॉर्मूला में, ताकि किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का करंट प्राइस क्या है ये आप पता लगा सकें।
अगली स्लाइड में दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला भी शो कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। अभी पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि क्या क्या करना है ये इसको वारंट के वैल्यूएशन के लिए। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो इंटरनेशनली कन्वर्टेबल डिवेंचर अलाउ करता है होल्डर को कि वो कन्वर्जन को चूज करे। भारत में क्या है कि कंपनी इशू करती है कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर, राइट। इन इंडिया कंपनीज इशूज द कन्वर्टेबल डिवेंचर, कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिसे आप तो पार्टली या फुल्ली कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर में, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे टाटा आयरन और स्टील का एग्जांपल लिया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि टाटा आयरन और स्टील ने पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया था मैंडेटरी कन्वर्जन और इंटरेस्ट के साथ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कैप्सूल कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं। यदि आप एक ऐसे कोर्स के बारे में सोच रहे हैं कि जिसमें आपको सारा कंटेंट मिले, तो फ्रेंड्स आपके लिए कैप्सूल कोर्स में लेकर आया हूं। इस कैप्सूल कोर्स में आप कंटेंट को देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने जून 2023 के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद आप हमारे वन लाइनर पीडीएफ और कैप्सूल पीडीएफ को यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे जो फॉर्मूला पीडीएफ है उसके थ्रू जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप देख सकते हैं। केवल न्यूमेरिकल ही नहीं देख सकते, उसके एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। मैंने हर एक फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल जरूर डाल रखा है इस पीडीएफ में। फॉर्मूला पीडीएफ करने के बाद आप डेली क्विजेज में आ जाएंगे। आप डेली क्विजेज के अंदर देख सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सभी का डेली क्विजेज डाल रखा है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो मात्र 75 रुपीज इसका कॉस्ट है। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का नाम है JVN CIB मेड सिंपल। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो हम लोग बात कर रहे थे ब्लैक स्कोल मॉडल की। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या फॉर्मूला होता है पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर का। तो दिस थिंग आप इसे बुक से कन्वर्ट कर ले, बुक से पढ़ लें, क्योंकि फॉर्मूला को समझाना यहाँ पे टाइम टेकिंग है। इसको मैं समझा नहीं सकता। हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। चलिए अभी हम लोग जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। सबसे पहला है कन्वर्टेबल डिवेंचर की। तो एक तरह का बॉन्ड की तरह काम करता है, लेकिन आप उसे 5 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं फिक्स प्राइस पे, जो कि होता है हमारा ₹20। तो ये क्या करता है कि डाइल्यूशन से बचाता है और इन्वेस्टर की ऑनरशिप को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस कन्वर्टेबल डिवेंचर का। तो कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर को यूज करती है लो कॉस्ट डेप्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल फ्यूचर इक्विटी के पर्पज से। और उसके बाद मॉडर्न फाइनेंस रीजन लाइक कैश फ्लो मिसमैच। तो पोटेंशियल फ्यूचर मान लीजिए इक्विटी इन्फ्यूजन हो गया, मॉडर्न फाइनेंस गोल हो गया, जैसे कैश फ्लो को अलाइन करना है और रिड्यूस करना है आपके एजेंसी इशू को, जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए कन्वर्टेबल डिवेंचर को यूज करती है। नेक्स्ट है हमारा कि फाइनेंशियल सिनर्जी क्या होता है, व्हाट इज दिस फाइनेंशियल सिनर्जी। तो फाइनेंशियल सिनर्जी में बताया जा रहा है दोस्तों कि आइडियल होता है अनसर्टेन वेंचर्स के लिए। अनसर्टेन वेंचर्स के लिए आइडियल होता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर प्रोवाइड करता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी रिस्क इवैल्यूएशन में, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल सिनर्जी को इन्हांस करेगा, खासकर अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में। तो दोस्तों बताया जा रहा है शॉर्ट में, यदि सब्सक्राइब करें बताएं आपको, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर आपको फिक्स्ड कन्वर्जन ऑफर करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है ऑनरशिप डाइल्यूशन से। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट सर्व मॉडल फाइनेंशियल गोल। जो मॉडर्न फाइनेंशियल गोल है वो सर्व करेगा और इम्प्रूव करेगा सिनर्जी फॉर अनसर्टेन वेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर में एक और पॉइंट है कि इसके अंदर रेगुलर डिवेंचर भी आता है और एक कॉल ऑप्शन भी आता है। देखिए लिखा है रेगुलर डिवेंचर भी आएगा, कॉल ऑप्शन भी आएगा। ये आपको इनएक्यूरेट रिस्क असेसमेंट से बचाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर रेगुलर डिवेंचर और कॉल ऑप्शन दोनों आता है, जिससे ये डिफॉल्ट रिस्क से कम सेंसिटिव होता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर इज लेस सेंसिटिव टू द डिफॉल्ट रिस्क। अभी डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है इसके लिए आपको विशेष वीडियो पढ़ना पड़ेगा। एजेंसी कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों कन्वर्टेबल डिवेंचर और वारंट जो है हेल्प करता है कि आप इंटरेस्ट को बैलेंस करें, इक्विटी होल्डर के इंटरेस्ट को और डेप्ट होल्डर के इंटरेस्ट को। तो जो हमारे इक्विटी होल्डर है, जो हमारे डेप्ट होल्डर हैं, दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करने का काम कन्वर्टेबल डिवेंचर करती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट कम होता है और हमारा इन्वेस्टमेंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे प्रमोट करना इसका मेन पर्पज है, समझे। तो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस
एजेंसी ऑफ दिस कन्वर्टेबल डिवेंचर। उसके अलावा दोस्तों एफसीसीबी की बात करें, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की, तो इसके अंदर क्या होता है कि डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर होता है, ठीक है। सो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी फॉरेन करेंसी। इसमें एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने का, विद एन कन्वर्जन ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कन्वर्जन ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एफसीसीबी क्या करता है दोस्तों कि ये आपके कूपन पेमेंट को कट करेगा और हेज फंड को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसमें एक्सचेंज रेट रिस्क होने का संभावना रहता है। तो दोस्तों कन्वर्टेबल डिवेंचर आपको रिस्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एफसीजीबी जो है डेब्ट और इक्विटी को कंबाइन करता है एक्सचेंज रेट रिस्क के साथ। तो ये दोनों जो है ना इंटरेस्ट अलाइन करेंगे इंटरेस्ट को और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करेंगे दोनों। यानी कौन कौन सो, मैंने आपको एक एफसीसीबी बताया, ये भी हाइब्रिड सिक्योरिटी है, और एक मैंने आपको बताया कन्वर्टेबल डिवेंचर के बारे में, ठीक है दोस्तों। फिर ये पॉइंट है एफसीसीबी के रिस्क के बारे में। तो जो हमारे एफसीसीबी होते हैं फॉरेन करेंसी में, इसमें एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, क्रेडिट अनसर्टिनिटीज होती है, तो इशूअर जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंज भी फेस कर सकते हैं, राइट। यदि कन्वर्जन ऑप्शन नहीं होगा तो एफसीसीबी का रिस्क में ये फेस कर सकते हैं। और दोस्तों होल्डर जो है बैंकरप्ट भी हो सकते हैं यदि कन्वर्जन ऑप्शन सही से नहीं होगा तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं मेजनाइन फाइनेंसिंग के बारे में। तो ये क्या होता है मेजनाइन फाइनेंसिंग, तो ये मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है, डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर है, जो कि जिसके जो अलाउ करता है कि आप डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकें। तो ये डेब्ट इक्विटी का मिक्सचर है जिससे आप डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट के केस में, यदि चीज़ें जो है गलत हो जाए, ठीक है। तो वही होता है हमारा डिफॉल्ट होना, ठीक है। तो आप यू कैन कन्वर्ट योर डेब्ट इनटू इक्विटी, दिस इज कॉल्ड मेजनाइन फाइनेंसिंग। इस पर सवाल पूछा गया था। ये प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल होता है, एक्विजिशन के लिए यूजफुल होता है, जिसमें विथ ये आपको हायर रिटर्न ऑफर करेगा, इट ऑफर यू हायर रिटर्न। लेकिन दोस्तों ये एक्सपेंसिव डेब्ट और अफोर्डेबल इक्विटी जैसा लगता है, इट सीम्स लाइक एन एक्सपेंसिव डेब्ट और अफोर्डेबल इक्विटी, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करें हम लोग इनोवेटिव हाइब्रिड के बारे में। तो व्हाट इज दिस इनोवेटिव हाइब्रिड, तो दोस्तों एक क्रिएटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ट्रेडिशनल डेब्ट इक्विटी को ब्लेंड करता है, किसके साथ, डेरिवेटिव के साथ। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कन्वर्टेबल, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट का हेल्प ले सकते हैं और डुअल करेंसी बॉन्ड भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफसीसीबी के अंदर रिस्क दोनों के लिए होता है, इशूअर के लिए भी रिस्क होता है और होल्डर के लिए भी रिस्क होता है। और मेजनाइन फाइनेंसिंग में क्या होता है कि डेब्ट और इक्विटी को कंबाइन करते हैं कन्वर्जन राइट के साथ, ठीक है। और ये इनोवेटिव हाइब्रिड में क्या होता है कि ये आपके यूनिक कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर करता है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो अभी हमने 3 तरह के हाइब्रिड सिक्योरिटी देखे, एक तो एफसीसीबी था, एक हमारा मेजनाइन फाइनेंसिंग था और एक हमारा इनोवेटिव हाइब्रिड है। हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड इनोवेशन के बारे में डिटेल में। लेट्स टॉक अबाउट दिस हाइब्रिड इनोवेशन इन डिटेल। तो सबसे पहले हाइब्रिड इनोवेशन में सबसे पहला पॉइंट है कोलार्ड एफआरएन। ये क्या होता है जरा देखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि सैलमन ब्रदर ने इंट्रोड्यूस किया था फ्लोटिंग रेट नोट को यूके में, जिसको एफआरएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफआरएन, यानी कि फ्लोटिंग रेट नोट। कहाँ पे लाया था, यूके में लाया था, जिसमें फिक्स्ड लाइबोर रेट था, ठीक है, और मिनिमम इंटरेस्ट फ्लोर था और मैक्सिमम कैप था। ये सब फीचर्स थे इसके। तो ये जो है अब इन्वेस्टर को बहुत बढ़िया लगा क्योंकि इनको गारंटी मिलता था करंट मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये किसने लाया था, तो सैलमन ब्रदर ने लाया था, प्लीज रिमेंबर इट। तो ये हमारा एफआरएन के बारे में याद रखिए, फ्लोटिंग रेट नोट्स फुल फॉर्म होता है एफआरएन का, और ये यूके में लाया गया था। उसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्प्यूट मिटिगेशन। लेकिन जो हमारा 1988 का जो फ्लोटिंग रेट नोट था, एफआरएन था 1988 का, इसका एम था कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर, उसको कम करें। तो जिससे क्या होता है कि ये जो है आपको पे करता था लाइबोर से एक स्प्रेड एबव, 1 स्प्रेड एबव द लाइबोर। ये यदि बढ़ जाता था, यदि मान लीजिए कि आपका डेप्ट रेटिंग है वो घटा, तो ये आपका बढ़ जाता था, समझे। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट इंक्रीजेस विद डेप्ट रेटिंग, as debt rating decreases this increases, okay। and the next point is इससे क्या होता था कि आप डिस्प्यूट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सो ये बहुत हेल्पफुल था डिस्प्यूट मैनेजमेंट में। और क्या क्या फैक्टर्स है जो कि एडॉप्शन को ड्राइव किया,
तो पहला फैक्टर था आपका द फैक्टर विच विच ड्राइव द एडॉप्शन, द फर्स्ट फैक्टर वाज मार्केट कंपटीशन। तो हाइब्रिड जो है यूनिक प्रे पर परफॉर्म किया, कंट्रीब्यूट किया मार्केट कॉम्पिटिंग ग्लोबली। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिड एडॉप्शन को किसी से फ्यूल मिला, बाय द पोटेंशियल टैक्स और रेगुलेटरी बेनिफिट। ओके, सो इट इज ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है कि हाइब्रिड सिक्योरिटी जैसे कि कोलार्ड एफआरएन ये कंट्रीब्यूट करता है कि आप ग्लोबल मार्केट में compete कर सकें। एडॉप्शन जो है पोटेंशियल टारगेट और रेगुलेटरी बेनिफिट से ड्राइवन हुआ। और क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि इनका ड्रॉबैक भी हो सकता है। अब ड्रॉबैक क्या है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो कंसर्न्स एंड डिपेंडेंसीज की बात करें तो दोस्तों जो हमारा क्विक इमरजेंस हुआ है इन सभी हाइब्रिड सिक्योरिटीज का, ये कंसर्न्स भी रेज करता है। क्रिटिक्स इसे देखते हैं कि एक ट्रेंड है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के द्वारा पुश किया जा रहा है, जबकि सपोर्टर इसे कंसीडर करते हैं वैल्यूएबल इनोवेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी का अपना अपना अलग अलग राय विचार है इस पार्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, हमारे हाइब्रिड सिक्योरिटी से रिलेटेड, राइट। तो दोस्तों सक्सेस डिपेंड करता है कि हम इशूअर का और इन्वेस्टर का जो नीड है उसको हम लोग कितनी आसानी से कितने अच्छे तरीके से मीट कर पाए, कितने अच्छे तरीके से मीट कर पाएंगे उतना सक्सेसफुल होगा हमारा हाइब्रिड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ वैल्यूएशंस के बारे में हमने बात किया, जैसे कि ब्लैक स्कोल्स मॉडल। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस को कंसीडर करता है, टाइम वोलेटिलिटी, एक्सरसाइज प्राइस और रिस्क को रिस्क फ्री रेट को ये कंसीडर करता है। जैसे एक वारंट हो सकता है कंपनी एक्स का, उसको हम लोग स्टॉक प्राइस से, वारंट से, एक्सरसाइज प्राइस से, टाइम वोलेटिलिटी, रिस्क फ्री रेट, इनके बेसिस पे हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, वारंट के वैल्यूएशन के लिए हम लोग ब्लैक स्कोल मॉडल को यूज करते हैं। तो ये था हमारा पहला यूनिट नंबर 19। हम लोग यूनिट नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 20 आई थिंक रिलेटेड टू स्टार्टअप। तो पहले दोस्तों स्टार्टअप के बारे में बताया जा रहा है कि जो नए बिजनेस हैं जिनका एम होता है स्केलेबल ग्रोथ के लिए, वो हाई अनसर्टिनिटी के साथ डील करते हैं और इनिशियल चैलेंजेस को भी फेस करते हैं। फंडिंग चैलेंज की बात करें तो स्टार्टअप जो है इनिशियल इनका स्टार्टअप एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इनके पास इनकम बहुत कम होता है, राइट। तो इनको ये डिपेंड करते हैं फंडिंग सोर्सेज, जिसमें सपोर्ट मिलता है इनको वेंचर कैपिटलिस्ट का। स्टार्टअप इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव है DPIIT के द्वारा। ठीक है, DPIIT का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ताकि वो सपोर्ट करे टू सपोर्ट ये इंसेंटिव को स्टार्टअप प्रोवाइड करता है DPIIT का ये इनिशिएटिव। तो ये एक जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन हब हो गया, स्टार्टअप हब बोलते हैं, ये कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉग्निशन प्रोसेस का। तो ये क्या है, रिकॉग्निशन प्रोसेस में क्या बताया जा रहा है कि एक सिंप्लीफाइड ऑनलाइन प्रोसेस है DPIIT के लिए। DPIIT का एक सिंप्लीफाइड ऑनलाइन प्रोसेस है स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए। कोई जरूरी नहीं है रिकमेंडेशन लेटर का, लेकिन ये इंश्योर करता है कि आपका रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत ही नहीं है, तो आपको प्रोसेसिंग काफ़ी जल्दी हो जाएगा। गवर्नमेंट का क्या गोल है, गवर्नमेंट का एम है कि हम एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल को अनलॉक करें, सपोर्ट करते हुए स्टार्टअप को ग्रोथ सपोर्ट प्रोवाइड करके। ठीक है, ये सरकार का मेन एम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेट्स से द नेक्स्ट पॉइंट स्टार्टअप इंडिया, राइट। दोस्तों गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2016 में सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, राइट। सो 2016 में आप देख सकते हैं 2016 में सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जनवरी 2016 में, ताकि इनोवेशन को प्रमोट कर सकें और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टार्टअप के माध्यम से बूस्ट कर सकें। इसका एक्शन प्लान क्या है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाया गया 19 रिकमेंडेशन के साथ, जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल एड हो गया, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, सब के सब है। फिर स्टार्टअप के रिकॉग्निशन की बात करें तो DPIIT ने रिकॉग्नाइज किया 69636 स्टार्टअप अप्रैल 2022 तक। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए क्या स्टार्टअप कैसे इमर्ज हुआ है हमारे इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है। तो 69636 स्टार्टअप में अप्रैल 2022 से, और दिल्ली और कर्नाटका जो है टॉप में लीड कर रहा है। ठीक है, और टोटल रिकॉग्निशन में स्टार्टअप ग्रोथ इन इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे का एक रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि ये 14,000 स्टार्टअप है 2021-22 तक, और इस 14,000 में स्टार्टअप एक्टिविटी एक्सपेंड हो रहा है, खासकर IT और नॉलेज सेक्टर में। ग्लोबल स्टार्टअप इंडिया का 3rd रैंक है ग्लोबली स्टार्टअप में, US और चाइना के बाद, जो कि रोबस्ट प्रेजेंस को शो कर रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बताया जा रहा है आपको कि 44 स्टार्टअप है भारत में जिसमें $1 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचा है। तो
44 यूनिकॉर्न स्टेटस मतलब समझते हैं ना, $1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन जो होता है ना, उसे हम लोग यूनिकॉर्न स्टेटस बोलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल लैंडस्केप की। तो बताया जा रहा है कि आईपीओ, जो कि आईपीओ ने कितना रेज किया है, 89066 करोड़, ठीक है। कब से कब तक आप देख सकते हैं, ये डाटा जो दिया हुआ है वो अप्रैल 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक का डेटा है। तो इस दौरान जो है आईपीओ के द्वारा इतना करोड़ रेज किया गया, और जनवरी 2022 में $3.5 बिलियन था इन्वेस्टमेंट में, जो कि 6 टाइम्स था इसका, मोर देन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का 6 टाइम था। इंडस्ट्री फोकस में क्या है कि स्टार्टअप एक्टिव थे फूड कौन सेक्टर में, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग सेक्टर। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड मतलब कहाँ कहाँ भारत में जो है किस किस एरिया में ये पार्टिकुलर स्टार्टअप ज़्यादा फैल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, कर्नाटक। तो आप यहाँ पे कुछ स्टेट का नाम देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्टिकुलर स्टार्टअप ज़्यादा फैला है। अब जरा स्टार्टअप प्लान के अंदर बेनिफिट्स क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं अगले स्लाइड में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं कवर कर रहा हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। तो बेनिफिट्स क्या क्या है, सबसे पहला बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, ये स्टार्टअप जो है बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, जैसे उनको टैक्स कम लगता है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि दे एंजॉय लेस टैक्स। उसके अलावा दोस्तों इनको 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 फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, राइट, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सरकार से, एग्जाम्पशन मिलता है कुछ टैक्सेस से जब वो अपने शेयर को बेचते हैं, ये सब इनके फैसिलिटीज़ हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि स्टार्टअप जो है अपने कॉम्प्लायंस को सर्टिफाई कर सकते हैं लेबर और इन्वायरमेंटल लॉ के साथ, और उनको 3 से 5 साल का ब्रेक मिलता है रूटीन बिजनेस इंस्पेक्शन से, ताकि ग्रोथ को इनकरेज कर सकें, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट है सपोर्ट एंड फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। देखिए कितना फी का डिस्काउंट है वो भी देख लीजिए यहाँ पे, 80% फी डिस्काउंट, यानी दोस्तों 80% का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 80% फी डिस्काउंट फॉर पेटेंट रजिस्ट्रेशन। यानी इसमें बताया जा रहा है आपको स्टार्टअप को डिस्काउंट मिलता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी पे, जो कि 80% होता है। ट्रेडमार्क फाइलिंग फी पे 50% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इनको बेनिफिट मिलता है फास्टर एग्जिट रेगुलेशन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फास्टर एग्जिट रेगुलेशन का बेनिफिट मिलता है। फ्री असिस्टेंट मिलता है पेटेंट और ट्रेडमार्क फैसिलिटेटर से, यानी जो पेटेंट और ट्रेडमार्क फैसिलिटेटर होते हैं उनसे उनको असिस्टेंट मिलता है। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया जा रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अटल इनोवेशन मिशन, और इसके साथ जो है इसके अंदर सेटू प्रोग्राम भी लाया गया, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन विथ सेटू प्रोग्राम ये प्रमोट करता है स्टार्टअप और इनोवेशन को, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन इंक्लूडिंग द सेटू प्रोग्राम इनकरेज स्टार्टअप एंड इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड कैपिटल रिसोर्स एंड नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब देखिए स्टार्टअप का रिकॉग्निशन स्टैट क्या है जून 2022 का, वो जरा देखिए। तो जून 2022 में जो स्टेटस दे रखा है बताया जा रहा है कि 72,000 से ज़्यादा स्टार्टअप एक्नॉलेज किया गया है DPIIT के द्वारा, ठीक है। ओवर 72,000 प्लस स्टार्टअप हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बाय द DPIIT, ये आपको डेटा दे रखा है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि मोर देन 4,70,000 से ज़्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट किया गया है स्टार्टअप के माध्यम से, ठीक है। मतलब सोचिए कि 4,70,000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट किया गया है ओवर 39,000 स्टार्टअप ने 4,70,000 से ज़्यादा जो जॉब क्रिएट किया है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डाटा है कि एक इन्वेस्टमेंट जो है 4,509 करोड़ का, ठीक है, 4,509 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट है जो कि 384 स्टार्टअप में किया गया है फंड ऑफ फंड अप्रोच के माध्यम से। एक अप्रोच का नाम है फंड ऑफ फंड अप्रोच, प्लीज रिमेंबर दिस वन। फिर बात करें दोस्तों जेंडर एंड डिस्ट्रिक्ट एंड जेंडर डाइवर्सिटी की, तो स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया गया है ओवर 620+ डिस्ट्रिक्ट और 44% के पास कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन स्टेट और इंडियन टेरिटरी हैं, उन्होंने इंप्लीमेंट किया है 37 रेगुलेटरी रिफॉर्म को, ताकि 30 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये 37+ रेगुलेटरी रिफॉर्म फॉर स्टेट रिफॉर्म बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फिर GM होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो बेसिकली 10,000 फर्म्स जो हैं उन्होंने GM को ज्वाइन किया है, गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, जो कि 73,000 ऑर्डर्स को रिसीव किया है वर्थ 3,03,000। तो इसका वर्थ कितना है 3,237। अब दोस्तों एक टर्म है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसको SIFSS बोलते हैं। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट बताया जा रहा है कि सबसे पहला पॉइंट है कि जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है इसको 945 करोड़ मिला है, ताकि 300 स्टार्टअप से ज़्यादा को सपोर्ट कर सके। कितना पैसा मिला है दोस्तों 945 करोड़, ठीक है, किसे मिला है SIFSS को।
तो 945 करोड़ का एलोकेशन है SIFSS को। उसके अलावा दोस्तों 1000 करोड़ एक फंड ऑफ फंड प्रोग्राम के कारण जो बजट है वो कितना है, 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड प्रोग्राम का बजट है। सो फंड ऑफ फंड प्रोग्राम बजट इज हाउ मच, 10,000 करोड़, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन वेरियस स्टार्टअप वेंचर। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप डेफिनेशन इन इंडिया। पहले बताया जा रहा था कि इनिशियल डेफिनेशन था जिसमें बिजनेस जो कि 5 साल ओल्ड है, 5 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, जिनका टर्नओवर जो है 25 करोड़ के अंदर है और जिनका फोकस है टेक ड्रिवन इनोवेशन में। ये इनिशियल पहले माना जाता था इनिशियल डेफिनेशन। अब जो एक्सपेंडेड डेफिनेशन है वो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आएंगी, पार्टनरशिप आएंगी, LLPs आएंगी जो कि 10 साल की पुरानी है। फिर ये एक्सपेंडेड डेफिनेशन है। उसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है इनकॉर्पोरेशन तक, इनकॉर्पोरेशन से लेकर, जिनका फोकस है इनोवेशन पे, इम्प्रूवमेंट पे, स्केलेबिलिटी पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, ठीक है। इसके अंदर जो एंटिटीज स्प्लिट करके बने गए हैं उसे हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं स्टार्टअप, जैसे कि आपको लैक ऑफ प्लानिंग हो गया, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गया, नॉलेज गैप हो गया जो कि एंटरप्रेन्योर की जो बढ़ रहा है, ये सभी मेजर चैलेंज है। उसके अलावा दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, कंपटीशन, डिमांड मार्केटिंग, दीज आर द मेजर चैलेंजेस। दूसरे चैलेंज हो सकते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करना, हायर करना, पार्टनरशिप, या फिर दोस्तों ये सभी हमारे दूसरे चैलेंजेस हैं। अब जरा बात करते हैं स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी की। तो स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी पॉइंट नंबर 3 आप देखिए ठीक से, तो आपको दिखेगा कि स्टेट के पास पॉलिसीज हैं जो कि क्रूशियल होता है स्टार्टअप को सपोर्ट देने के लिए। आपका उनकी पॉलिसी में क्या होता है कि वो फंड ऑफर करती है, राइट। तो पॉलिसी के अंदर स्टेट क्या करती है कि वो फंड ऑफर करती है एंड और ऑफरिंग फंड एंड और मार्केट एक्सेस इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। एक्टिवली सपोर्ट किया जा रहा है स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। और दोस्तों 31 स्टेट हैं आउट ऑफ 36 स्टेट जिनके पास अपना स्टार्टअप पॉलिसी है। अब जरा बात करते हैं पिच प्रेजेंटेशन के बारे में। तो बताया जा रहा है कि एक सक्सेसफुल पिच के पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो कि उनके प्रॉब्लम को कवर करेगा, सॉल्यूशन को कवर करेगा, बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी, एक्टिविटी, टीम और ट्रेडिशन को कवर करेगा। ये जो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है ये वेरी कर सकता है टाइप ऑफ वेंचर, और ये इन्वेस्टर के कंसर्न को इफेक्टिवली एड्रेस करेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट है पिच प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए पिच डेक है, एक नेक्स्ट पॉइंट है पिच डेक बाय स्टार्टअप इंडिया। ये क्या है जरा देखते हैं दोस्तों। देखिए पिच डेक के बारे में क्या बताया जा रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्टअप के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो आसानी से क्या क्रिएट कर सके, पिच डेक क्रिएट कर सके। इसलिए ये क्रूशियल एस्पेक्ट को हाईलाइट करेगा जिसमें जो कि कॉमन इन्वेस्टर के क्वेरीज को एड्रेस करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करेगा प्रेजेंटेशन में। इट ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रेजेंटेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्टअप प्रोग्राम एंड कॉम्पिटिशन्स, इसमें सबसे पहला आता है इंक्यूबेटर्स ग्रैंड चैलेंज, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंक्यूबेटर्स ग्रैंड चैलेंज। इसका क्या एम है आइए जरा डिस्कस करते हैं। इंक्यूबेटर का ग्रैंड चैलेंज का मेन पर्पस क्या है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ये इसका एम है AIM के द्वारा। AIM समझते हैं आप, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन का एक इनिशिएटिव है कि बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है AIM का, कि वो रिकॉग्नाइज इंक्यूबेटर्स के लिए जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है 54.65 करोड़। तो इसका एम है कि हम इंक्यूबेशन कैपेसिटी को इन्हांस करें और हमारे इनोवेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करें। स्टार्टअप इंडिया यात्रा की बात करें तो एक प्रोग्राम है जो कि नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में पहुंचता है, एक प्रोग्राम। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम विच जो कि हमारे नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाता है, इंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है। इसका गोल है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करें और प्रमोट करता है स्टार्टअप ग्रोथ को इन डाइवर्स इकोसिस्टम में। ये हमारा है स्टार्टअप इंडिया यात्रा। स्टार्टअप इंडिया यात्रा में दोस्तों मोबाइल वैन होते हैं जो कि अक्रॉस 23 स्टेट कवर करते हैं, 220 डिस्ट्रिक्ट, और रिकॉर्ड करते हैं आइडियाज़ को जो कि हमारे 7,80,000 एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को इम्पैक्ट करते हैं। ये दोस्तों 1450 अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है इंक्यूबेटर्स प्रोग्राम के लिए। अब देखिए एक रूल है 171 ऑफ द GFR 2017। तो ये रूल है 171 ऑफ द GFR 2017। ये बेसिकली क्या है ये जरा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो एग्जाम्पशन फ्रॉम, तो ये रूल एग्जाम करता है स्टार्टअप को कि वो EMD अर्न करे, अर्निस्ट मनी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट का। इन पब्लिक जो हमारे पब्लिक प्रोक्यूरमेंट बिड होते हैं ना, उसमें EMD से इन्हें एग्जाम्पशन मिला है, ठीक है।
अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं इसे। ये रूल 71। रूल 173 बताता है कि 5 टर्नओवर कंडीशन को रिलैक्स किया है ये रूल, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप के लिए। आईबीसी की बात करें तो दोस्तों आईबीसी स्टार्टअप जो है फास्ट ट्रैक एंजॉय करते हैं अंडर द आईबीसी, जिसमें उनको 90 डेज के अंदर वाइंडिंग अप हो जाता है, जिनके पास सिंपल डेप्थ स्ट्रक्चर है। अब जरा एक अवार्ड है इंस्पायर अवार्ड, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो इंस्पायर अवार्ड क्या है दोस्तों, देखिए जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और एनआईएफ क्या होता है, एनआईएफ के बारे में आपको थोड़ा फुल फॉर्म बता दूं। एनआईएफ है नेशनल इनोवेटिव फाउंडेशन। तो इन दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है, इनका एक प्रोग्राम है ताकि क्रिएटिव थिंकिंग को इनकरेज करें, इनोवेशन को इनकरेज करें स्टूडेंट में जो कि 10 से 15 साल के बीच के हैं। तो दो चीज़ है, डीएसटी और एनआईएफ का ये पार्टिकुलर प्रोग्राम है कि हमारे जो 10 से 15 साल के स्टूडेंट्स हैं उनमें क्रिएटिव थिंकिंग को इनकरेज करने का। और इसमें क्या ये प्रोवाइड करती है 10,000 रुपये का ग्रांट प्रोवाइड करती है सेलेक्टेड प्रोजेक्ट मॉडल के लिए। उस प्रोजेक्ट मॉडल को सेलेक्ट करके उसे 10,000 रुपये का ग्रांट प्रोवाइड करती है। फिर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की बात करें तो बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करती है स्टार्टअप को और इकोसिस्टम इनेबलर को, कंट्रीब्यूशन रिवार्ड करती है इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022, तो ये रिकॉग्नाइज करती है इम्पैक्टफुल स्टार्टअप को एंड इनेबलर्स को। एंड इसके अंदर कुछ कैटेगरीज आते हैं जैसे रियल सॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल इम्पैक्ट हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, विनर को प्राइज मिलता है। और दोस्तों एससीओ स्टार्टअप फोरम की बात करें तो ये जो है आपको पता होगा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है मेंबर स्टेट के लिए। ये फोरम फोस्टर करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, नॉलेज एक्सचेंज को। अब जरा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहला पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, बताया जा रहा है कि जीएम स्टार्टअप रनवे, ठीक है, ओके। तो जीएम स्टार्टअप रनवे यानी कि स्वायत्त के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा एक विंग है, विंग क्या है, वुमेन कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ट्रेन करती है, सपोर्ट करती है वुमेन लेड बिजनेस को 21 वर्कशॉप 9 स्टेट में, जो कि 1150 प्लस एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है। जीएम स्टार्टअप रनवे है स्वायत्त, बेसिकली ये इसमें समझाता हूँ। तो एक मार्केट प्लेस है स्टार्टअप के लिए जिसको 2020 में मॉडर्नाइज किया गया, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम क्या करता है, कम करता है। ये अलाउ करता है सर्टिफाइड कंपनीज को स्टार्टअप इंडिया हब पे, ताकि वो मार्केट ट्रायल को कंडक्ट कर सके, सरकार गवर्नमेंट बायर के साथ फीडबैक ले सके, वैल्यूएशन करवा सके और प्राइस को कंपेयर करवा सके। तो ये था हमारा इंडियन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग पॉइंट्स था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा वुमेन कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको विंग बोलते हैं। तो बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि ट्रेन करता है, सपोर्ट करता है वुमेन लेड बिजनेस को। इसी ये कंडक्ट करता है 21 वर्कशॉप इन 9 स्टेट्स, मैंने बताया आपको। उसके अलावा दोस्तों जो हमारा है वो है जीएम स्टार्टअप रनवे, जिसको स्वायत्त भी बोलते हैं। इसका सवाल पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्वायत्त बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस स्वायत्त, आइए डिस्कस करते हैं। तो ये डेडिकेटेड मार्केट प्लेस फॉर स्टार्टअप, इट प्रमोट्स एंगेजमेंट विद गवर्नमेंट बायर, इट इज ओपन टू सर्टिफाइड कंपनी ऑन स्टार्टअप इंडिया। जैसे कि नाम से ही लिखा हुआ है, सामने से दिख रहा है कि ये इनिशिएटिव है जीएम के अंदर। जीएम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। ये एक डेडिकेटेड मार्केट प्लेस है स्टार्टअप के लिए। ये एंगेजमेंट को प्रमोट करता है, गवर्नमेंट बायर के साथ एंगेजमेंट को प्रमोट करता है और अलाउ करता है स्टार्टअप को कि उनके साथ इंटरेक्ट कर सके पोटेंशियल बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। वुमेन के लिए कौन सा प्रोग्राम है, फिर स्टार्टअप के लिए और कौन सा प्रोग्राम है। फिर दोस्तों स्टार्टअप इंडिया शोकेस के बारे में बताया जा रहा है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो 3 फेवरेबल इवैल्यूएशन है जो कि स्टार्टअप को फुल टाइम सेलर तक पहुंचाते हैं, ठीक है, स्टार्टअप जो फुल टाइम सेलर हो सके। तो अब देखिए जरा इनोवेटिव जोन्स की बात करें, व्हाट आर द इनोवेटिव जोन्स। तो इनोवेटिव जोन्स में सबसे पहले बेसिकली ये जो जोन है इनको स्टैब्लिश किया गया था यूएलबी समझते हैं, अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है। इनका फोकस था कि हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करें लोकल चैलेंज को एड्रेस करते हुए, ठीक है, इनोवेटिव सॉल्यूशन के माध्यम से। तो ये जो अप्रोच है इसमें ग्रैंड चैलेंज आता है, हैकाथॉन आता है, कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर आता है। तो दीज आर द अप्रोच विच इज इंक्लूडेड अंडर द इनोवेटिव जोन। नेक्स्ट है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। तो बेसिकली अप्रैल 2017 में लाया गया ताकि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा सके। ये रैंकिंग जो है स्टेट को असिस्ट करता है बेस्ड ऑन क्रूशियल एरिया फॉर इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो ये फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आप एक्सेस टू मार्केट, इंक्यूबेशन, सपोर्ट, फंडिंग, मोड, ये सभी चीज़ों को इन सभी के बेसिस पे करते हैं। स्टार्टअप इंडिया शोकेस की बात हम लोग अगले स्लाइड में करते हैं। स्टार्टअप इंडिया शोकेस में बताया जा रहा है कि बेसिकली प्रोफाइल स्टार्टअप जो कि उनके फीचर्स और इनोवेशन को हाईलाइट करता है। ये प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग और डिस्कवरी टूल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल डेमो डे।
तो बेसिकली ये जर्मन स्टार्टअप को शोकेस करता है टेक फील्ड में, यानी टेक फील्ड में जो जर्मन स्टार्टअप हैं उन्हें शोकेस करता है। ये इनोवेटिव सॉल्यूशन को इनकरेज करता है कहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री में। अच्छा, डिजिटल डेमो डे की बात कर रहे थे, तो ये शोकेस करता है जर्मन स्टार्टअप को टेक फील्ड में और फैसिलिटेट करता है स्टार्टअप, बिजनेस और इन्वेस्टर के बीच के कनेक्शन को। अब जरा बात करें हम लोग एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज की, तो व्हाट इज दिस एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज के बारे में कि ये इनकरेज करता है एनिमल हस्बेंड्री के में इनोवेटिव सॉल्यूशन को, और इनका फोकस होता है कि हम चैलेंजेस जो हमारे डेयरी इंडस्ट्री के साथ हैं उससे हम लोग एड्रेस कर सकें। आयुष्मान PMGAY ग्रैंड चैलेंज, तो ये इनवाइट करता है हेल्थ के स्टार्टअप को कि वो कंट्रीब्यूट करें ताकि हमारा आयुष्मान जो हमारा PMJAY है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इसे आयुष्मान भारत भी बोलते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन हो। इनका फोकस एरिया है मेडिकल डिवाइस और डिजिटल हेल्थ। टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज, तो ये एड्रेस करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस है उसे। इसका एम होता है कि $1 ट्रिलियन ग्लोबल सेक्टर में हम लोग इनोवेशन को बूस्ट अप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। ये क्या है, प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम क्या है, ये डिस्कस करते हैं। तो इसका मेन पर्पज है ये फैसिलिटेट करता है MSME को, यानी यहाँ पे देखिए यस MSME को गवर्नमेंट परचेज के लिए बाय रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद NSIC। अच्छा, यहाँ पे देखिए रिसर्च पार्क के बारे में बताया जा रहा है। रिसर्च पार्क मई 2021, तो दोस्तों 8 नए रिसर्च पार्क को इस्टेब्लिश किया गया। 8 न्यू रिसर्च पार्क इस्टेब्लिश, ठीक है, अक्रॉस टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन। और इसका गोल था कि हम इनोवेशन और रिसर्च को फॉस्टर करें। फिर दोस्तों ये जो हमारा प्लास्टिक हैकाथॉन है, इसका टारगेट है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को फूड इंडस्ट्री में टारगेट करता है। इसका फोकस होता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को एड्रेस करें फूड इंडस्ट्री में, जो कि जैसे कि आपका रिवर्स लॉजिस्टिक एरिया हो गया, ठीक है, फिर अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सब एरियाज में यूज किया जाता है। ये इनिशिएटिव गाइडेंस ऑफर करेगा, फंडिंग ऑफर करेगा 10 पायलट्स के लिए और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करता है। प्लीज रिमेंबर रिगार्डिंग दिस प्लास्टिक हैकाथॉन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हम लोग बात करें सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम की, तो बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है किसे, MSME को। MSME को फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट परचेजेस के लिए बाय रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद NSIC। NSIC से रजिस्टर करना पड़ेगा। NSIC क्या होता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। और अंडर द SPRS क्या होता है, SPRS होता है दोस्तों सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। ये सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैलिड होता है और इसमें रिव्यू और रिन्यूअल भी किया जाता है। तो इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, SPRS। तो MSME को काफ़ी हेल्प करता है ये पार्टिकुलर स्कीम, गवर्नमेंट परचेज में काफ़ी हेल्प करता है। इनको रजिस्टर कराना पड़ता है NSIC के साथ MSME को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि बिजनेस जो कि 5 लाख तक के हैं एनुअल रेवेन्यू का, तो वो एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं, 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये जो कमर्शियल प्रोडक्शन में उन्हें हेल्प करता है कि 1 साल तक ये वो गवर्नमेंट परचेज में पार्टिसिपेट कर सकें। EMR होता है हमारा एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च, बेसिकली एक फंडिंग स्कीम है SERB के द्वारा। SERB है हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसको हम लोग SERB बोलते हैं। तो बेसिकली ये SERB का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च EMR। तो इसमें क्या होता है, साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए है, ये इंकरेज करता है इंडिविजुअल सेंट्रिक कॉम्पिटिटिव फाइनेंसिंग मॉडल को। एंड इसके अंदर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए या एडेरेंस टू SRB गाइडलाइन चाहिए। टैक्स एजम्पशन सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 की बात करें तो अनअकाउंटेड मनी को शेयर सबसेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया, उसे कर्व किया गया, रोका गया। स्टार्टअप को एग्जेम्पशन मिलता है इनकम टैक्स के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, ताकि वो शेयर को इशू कर सके एवं फेयर मार्केट वैल्यू। सो फ्रेंड्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसे इन्हें एक्नॉलेज किया जाता है, इनका की रोल होता है मोटिवेशन और जॉब क्रिएशन में। स्टार्टअप इंडिया का फोकस होता है कि हम इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी दें वुमेन एंटरप्रेन्योर को। ESOP टैक्सेशन, दोस्तों ESOP होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ESOP बोलते हैं। तो ये डबल टैक्सेशन को फेस करता है, लेकिन बजट 2020 में जो बजट आया था, इसने 5 ईयर टैक्स पेमेंट डिले को इंट्रोड्यूस किया था ताकि इस पार्टिकुलर इशू को मिटिगेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन 80 IAC अमेंडमेंट।
दोस्तों जो हमारा एलिजिबल स्टार्टअप टर्नओवर क्राइटेरिया है उसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। तो जिसमें क्या होता है कि जिसमें डिडक्शन दिया गया है 80 सेक्शन 80 आईएसी के अंदर, ठीक है, फॉर 3 आउट ऑफ 10 कंजिक्यूटिव, मतलब 10 लगातार साल में से 3 साल जो है का रिलैक्सेशन दिया गया है। प्लीज रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन 54 जीबी, ओके, जो कि कैपिटल गेन के एग्जम्पशन पे से रिलेटेड है। इसमें क्या है दोस्तों, ये सेक्शन कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करता है फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल। यदि मान लीजिए आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एलिजिबल स्टार्टअप शेयर में, तो ये कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करता है प्रॉपर्टी सेल से। ये हमारा सेक्शन नंबर 54 जीबी है, प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट है हमारा डिडक्शन ऑफ स्टार्टअप लॉस। तो ये क्या है दोस्तों, डिडक्शन ऑफ स्टार्टअप लॉस क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है आपको कि लिमिटेशन है बिजनेस लॉस डिडक्शन पे और क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो जो क्वालिफाइंग स्टार्टअप है वो फॉरवर्ड लॉस को कैरी कर सकती हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में। अब जैसे दे सकते हैं एमसीए रिलैक्सेशन ऑन डिपॉजिट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने डिपॉजिट रूल को चेंज लाया 2020 में स्टार्टअप के लिए। 2020 में स्टार्टअप के लिए कुछ डिपॉजिट रूल में कुछ चेंजेस लाए गए, इसको हम लोग एमसीए रिलैक्सेशन ऑन डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या चेंजेस लाया गया, तो दोस्तों जो प्राइवेट स्टार्टअप है उन्हें छूट दिया गया, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ₹25 लाख डिपॉजिट लिमिट, ठीक है, और रूल 3 सबसेक्शन 3 में रिस्ट्रिक्शन लाया गया। तो जो प्राइवेट स्टार्टअप है उन्हें 25 लाख का जो डिपॉजिट लिमिट था उसे छूट दिया गया। फंडिंग लिमिटेशन फॉर स्टार्टअप की बात करें तो दोस्तों 10 मिलियन रुपीस का कैप है, ठीक है, कैप है फंडिंग फॉर स्टार्टअप, खासकर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी को छोड़ दिया जाए उसको छोड़ के। प्रमोटर ऑनरशिप रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडियन प्रमोटर को कम से कम 51% ऑनरशिप लेना है, ठीक है, इससे पहले कि वो कुछ सर्टेन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करें। इंक्यूबेटर एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबल होने के लिए एक इंक्यूबेटर एक रिकॉग्नाइज लीगल एंटिटी हो, यहाँ बताया जा रहा है एक रिकॉग्नाइज लीगल एंटिटी हो और उसने ऑपरेशनल हुआ हो 2 साल के लिए और उसका मिनिमम कैपेसिटी हो 25 पीपल का। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें एक और पॉइंट देख लीजिए, मैं इंक्यूबेटर एलिजिबिलिटी में कुछ और पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि रिक्वायर्ड 5 एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग स्टार्टअप सीईओ विद बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, राइट, मतलब कि इंक्यूबेटर के पास सीईओ होना चाहिए, इसके पास बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एडिशनल इंक्यूबेटर कंडीशन। क्या है, एडिशनल इंक्यूबेटर कंडीशन में बताया जा रहा है आपको कि इंक्यूबेटर के पास कुछ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन होता है, क्राइटेरिया होता है बिना गवर्नमेंट के असिस्टेंट का। तो फ्रेंड उसके बाद ईएसी के कंपोजिशन की बात करते हैं। ईएसी यानी कि एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी को हम शॉर्ट में ईएसी बोलते हैं। तो ईएसी के कंपोजिशन की बात करें हम लोग तो ईएसी जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मॉनिटर करता है। इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है। तो इनका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का कंपोजिशन होता है। और इसमें 5 एक्टिवली, मैंने बाकी पॉइंट तो आपको बता ही दिया इंक्यूबेटर के रिगार्डिंग। इंक्यूबेटर से सवाल पूछा गया था पिछली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है डीपीआईआईटी सेक्रेटरी के बारे में। ईएसी कंपोजिशन में हम लोग बात कर रहे थे। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को देखता है, इंक्लूडिंग द डीपीआईआईटी। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों 3 एक्सपर्ट होते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के डोमेन से, टेक्निकल डोमेन से और एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन से। फंडिंग प्रोसेस क्या होता है कि ईएसी जो इवेल्युएट करती है इंक्यूबेटर्स को एलिजिबिलिटी के लिए और उन्हें 5 करोड़ रुपया ग्रांट करती है माइलस्टोन बेस्ड इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे स्टार्टअप को, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करती है हमारी ईएसी एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। और इसके कौन कौन कंपोजिशन होते हुए मैंने आपको बता दिया। एक मैनेजमेंट फी 0.5% ऑफ द सीड फंड एलोकेट किया जाता है, ठीक है। और कितना मैनेजमेंट फी है, 0.5% ऑफ द सीड फंड, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए नहीं होता है, नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है। फंडिंग प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। इंस्टॉलमेंट यूटिलाइजेशन की बात करें तो इंस्टॉलमेंट यूटिलाइजेशन जो है माइलस्टोन के बेसिस पे होता है। पहला पेमेंट जो है 40% ऑफ द टोटल कमिटमेंट को कवर करेगा और इंक्यूबेटर रिक्वेस्ट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट के लिए एक कैश स्ट्रेंथ के दौरान। अब बात करें यूटिलाइजेशन टाइम फ्रेम की, यूटिलाइजेशन टाइम फ्रेम को हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं। व्हाट इज द बेसिकली यूटिलाइजेशन टाइम फ्रेम। तो बताया जा रहा है कि ग्रांट इंक्यूबेटर जो है अपने ग्रांट को 3 साल के अंदर यूज कर लेंगे। ग्रांट मस्ट बी यूज विद इन 3 years एंड कोई फर्दर ड्रॉडाउन अलाउ नहीं होता है यदि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 50% को यूटिलाइज नहीं किया गया हो 2 साल तक।
नो फर्दर ड्रॉडाउन इफ 50% ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नॉट यूज्ड इन 2 years. प्लीज रिमेंबर इट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्यूबेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंक्यूबेटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें. राइट, incubators are responsible for providing infrastructure and support for startup operation, testing and maintaining. स्टार्टअप सिलेक्शन की बात करें तो इंक्यूबेटर जो है ISMC कमेटी को फॉर्म करते हैं, जो कि ताकि एंटरप्रेन्योर को सेलेक्ट कर सके. द कमेटी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वेंचर कैपिटल, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिया, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री रिपोर्ट, इन सभी के मेंबर्स होते हैं. ठीक है, ISMC कंपोजिशन के बारे में डिटेल जानकारी अगले स्लाइड में मिलेगा. तो EAC फाइनलाइज कर दी है ISMC का मेंबर को प्रत्येक इंक्यूबेटर के लिए. ट्रांसपेरेंट इंक्यूबेटर का शॉर्ट लिस्टिंग होता है. ये सारा काम EAC के द्वारा किया जाता है. स्टार्टअप सिलेक्शन में स्टार्टअप जो है स्टार्टअप इंडिया हब से अप्लाई होता है. ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टअप इंडिया हब के बारे में. ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है 3 इंक्यूबेटर्स को. ठीक है, और जिसमें जो कि एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं स्पेसिफाइड ऑर्डर में. रिव्यू के अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है टीम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, फंड यूटिलाइजेशन के बारे में. ISMC वैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो ISMC का फुल फॉर्म जान लीजिए. ISMC का फुल फॉर्म होता है इंक्यूबेटर सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी. ये स्टार्टअप को इवैल्यूएट करती है किसके बेसिस पे, मार्केट के नीड के बेसिस पे और टेक्निकल क्लेम के फिजिबिलिटी के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के यूनिकनेस के बेसिस पे और एक्सपर्टाइज और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के बेसिस पे. फिर दोस्तों सीड फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जा रहा है. ISMC का अगला काम क्या रहता है, सीड फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है वो देख लीजिए. तो ISMC जो है सेलेक्ट करती है स्टार्टअप को 45 दिन के अंतर्गत, विद इन 45 डेज. यहाँ देखिए लिखा हुआ है विद इन 45 डेज सेलेक्ट करती है. और फिर क्या करती है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों रियल टाइम स्टेटस अपडेट प्रोवाइड किया जाता है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के माध्यम से. अब सीड फंड को यूटिलाइज कहाँ किया जाता है, वेयर दिस सीड फंड्स आर यूटिलाइज्ड एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो इंक्यूबेटर्स जो है फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए और मार्केट एंट्री के लिए. स्ट्रिक्ट यूटिलाइजेशन होता है अवेयरनेस पर्पज के लिए. दोस्तों लीगली बाइंडेड एग्रीमेंट, तो इंक्यूबेटर जो है एग्रीमेंट को साइन करेंगे स्टार्टअप के साथ बिफोर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. ये जो एग्रीमेंट होगा वो एसेंशियल टर्म्स, कंडीशन और माइलस्टोन को आउटलाइन करेगा. डिसबर्समेंट प्रोसेस की बात करें तो डिसबर्स कैसे होता है, तो कैश को ट्रांसफर किया जाता है स्टार्टअप बैंक के अकाउंट को एज पर द एग्रीमेंट. इंक्यूबेटर का रिपोर्टिंग की बात करें तो इंक्यूबेटर रिपोर्ट करता है रिटर्न को स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में एक डेजिग्नेटेड मैट्रिक्स के लिए. चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में. टाइप ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग. स्टार्टअप फाइनेंसिंग कितने तरह के होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये स्टार्टअप फाइनेंसिंग पे. इस पर केस स्टडी आ सकता है. राइट, तो स्टार्टअप फाइनेंसिंग पे दोस्तों यदि केस स्टडी पूछा जा सकता है तो यहाँ से पूछा जा सकता है. इसको ध्यान से सुने कि टाइप ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सबसे पहला टाइप आप देख सकते हैं क्योंकि है हमारा आई थिंक वी आर इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं. यस, पहला है डेट फाइनेंसिंग. ठीक है, पहला क्या है हमारा डेट फाइनेंसिंग है. तो डेट फाइनेंसिंग क्या होता है कि बोरोवर जो है बोरोइंग मनी विथ इंटरेस्ट. ठीक है, आप पैसा बोरो कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, कोलेटरल को यूज कर रहे हैं. जैसे बैंक के तो बैंक कोलेटरल आप एंटिटीज के अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व है, बैंक हो गई, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गई या गवर्नमेंट को कोई प्रोग्राम्स हो गई, ये सभी आपके कहलाते हैं. दिस कम्स अंडर डेट फाइनेंसिंग. ठीक है, तो डेट फाइनेंसिंग का पॉइंट समझ में आया आपको. नेक्स्ट होता है हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग. तो आप कैपिटल को रेज कर रहे हैं शेयर बेचते हुए बाय सेलिंग शेयर विदाउट प्रिंसिपल पेमेंट. राइट, तो ये हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है कि यू आर सेलिंग शेयर फॉर कैपिटल विदाउट प्रिंसिपल पेमेंट. क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए आप कैपिटल रेज कर रहे हैं शेयर को बेचकर बिना प्रिंसिपल पेमेंट किए हुए. ठीक है, प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर रहे हैं और कैपिटल रेज कर रहे हैं शेयर को बेचकर. और इसके अंदर इन्वेस्टर आएंगे, क्राउड फंडिंग आएगा और सेल्फ फाइनेंसिंग भी आ सकता है. ठीक है, ये हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग है. ग्रांट क्या होता है, ग्रांट एक फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है बिना रिपेमेंट का, विदाउट रिपेमेंट. तो इसको स्टेजेस में डिसबर्स किया जाता है सरकार के द्वारा, टिपिकली सरकार के द्वारा, कॉर्पोरेट चैलेंजेस के द्वारा या प्राइवेट एंटिटी के द्वारा. और दोस्तों इसी कुछ अब देखिए सोर्स हैं, जैसे कि आइडिया फेज आप देख सकते हैं. तो इस सबसे पहला स्टेज होता है लो फंडिंग नीड, और यहाँ पे फंडिंग नीड बहुत कम होती है. ये बूट स्ट्रैपिंग पे रिलाई करता है और ये यूज करता है पर्सनल रिसोर्स को बिना एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का. तो ये हमारा आइडिया फेज कहलाता है. नेक्स्ट होता है हमारा अर्ली स्टेज फंडिंग. अब देखिए मैं आपको स्टेजेस समझा रहा हूँ कि ये जो हमारा स्टार्टअप होता है इसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं. अर्ली स्टेज फंडिंग में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर का रिलाई करते हैं अपने दोस्त पे, अपनी फैमिली पे, रिवार्ड मिल जाए पिचिंग इवेंट से. ठीक है, प्राइस साइज अमाउंट सफिशिएंट होता है कि वो अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकें. ये होता है हमारा अर्ली स्टेज फंडिंग. ठीक है,
उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्ली स्टेज फंडिंग के बाद, वो है हमारा प्राइस अमाउंट सफिशिएंट होता है, मैंने बताया। सीड स्टेज होता है। सीड स्टेज में क्या होता है कि इसके अंदर फील्ड ट्रायल किया जाएगा, इसके अंदर क्लाइंट टेस्टिंग होगा, मेंटरशिप होगा, टीम बिल्डिंग होगा, इससे पहले कि फंड मिले। ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, ग्रांट मिल सकता है आपको, डेप्ट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है इंक्यूबेटर से, गवर्नमेंट का लोन प्रोग्राम हो सकता है, राइट। गवर्नमेंट लोन प्रोग्राम जैसे कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, सीड बी फंड ऑफ फंड, ये सभी कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों एंजल इन्वेस्टर, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, सीरीज स्टेज क्या बताया जा रहा है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये भी हमारा एक स्टेज है स्टार्टअप फंडिंग में, इज ऑल्सो स्टेज है स्टार्टअप ग्रोथ, जहाँ पे सिग्निफिकेंट फंडिंग को सिक्योर किया जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट से। इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों स्टार्टअप स्टेज सीरीज में क्या होता है, सीरीज ए फंडिंग को समझिए कि फंडिंग ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपेंडिंग द यूजर बेस। आपको यूजर बेस को एक्सपेंड करवाना है तो फंडिंग चाहिए ना, ठीक है। आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करवाना है, आपको ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन बनाना है, यूनिट फंडिंग। तो वेंचर कैपिटल फंड को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं हाई ग्रोथ कंपनी में, और ये आपको एक्टिव मेंटरिंग प्रोवाइड करता है। स्टार्टअप इस्टेब्लिश करता है क्रेडिबिलिटी, इसके लिए लोन के लिए डेट फ्रॉम एनबीएफसीज एंड बैंक। वेंचर डेट फंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शन। स्केलिंग क्या होता है कि जो हमारी लार्ज स्केल फर्म है वो सिक्योर करती है लार्जर फंड फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड। इनका ये सभी फंड को अप्रोच करती है इनके मार्केट प्रेजेंस को वैलिडेट करने के बाद। एग्जिट ऑप्शन क्या होता है, इन्वेस्टर के पास बहुत सारे एग्जिट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि वो दूसरे कंपनी को बेच दे, या आईपीओ पे चला जाए, या शेयर को रिपर्चेज कर ले। तो दीज आर द एग्जिट ऑप्शन विच इज अवेलेबल विद द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है हमारा फंड रेजिंग प्रोसेस। फंड रेजिंग प्रोसेस में पहला पॉइंट है आपको नीड एसेस करना है, रेडनेस एक्सेस करना है, पिच प्रिपेयर करना है, टारगेट इन्वेस्टर देखना है, ड्यू डिलिजेंस देखना है, टीम सीट को नेगोशिएट करना है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्टार्टअप्स। तो माइलस्टोन बेस्ड प्लान विद फाइनेंशियल एस्टिमेट फॉर प्रोडक्शन, प्रोटोटाइपिंग एंड रिसर्च। इन्वेस्टर की क्या प्रायोरिटीज होती है, तो ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम क्वालिटी, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, स्केलेबिलिटी, रिलेशनशिप। सिडबी फंड ऑफ फंड स्कीम के बारे में देख लीजिए। सरकार ने 10,000 करोड़ को रुपया फंड दिया है ताकि इंडियन स्टार्टअप को बूस्ट कर सके। ये सिडबी के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये सेबी के रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को सपोर्ट करता है। डॉटर फंड को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जाता है। सिडबी मॉनिटर करती है फंड डिस्ट्रीब्यूशन को। मार्च 2022 का डेटा है 7,225.45 करोड़ को कमिट किया गया। सिडबी का रूल है कि वो डॉटर फंड को सेलेक्ट करती है, इन सभी फंड के टास्क को मैनेज करती है। 500 करोड़ एक साल में क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम 4 साल के लिए प्रोग्राम है। इसका एम है कि हम फंडिंग को सिंप्लीफाई कर सकें अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर के लिए। टोटल स्कीम कॉर्पस है $2 लाख, 2,000 करोड़, और ये टारगेट करती है 15,000 करोड़ गारंटी कवरेज फॉर 3,000 स्टार्टअप। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम डीपीआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया 945 करोड़ के द्वारा। ये सपोर्ट करता है स्टार्टअप को प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे, ट्रायल पे, प्रोटोटाइप पे। दोस्तों ईएसी सेलेक्टेड 76 इंक्यूबेटर एंड स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर की बात करें तो डीपीआईटी का एक एनुअल इवेंट होता है कि हम ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करें इंडियन इनोवेशन के लिए। देख सकते हैं यहाँ वेंचर कैपिटल असिस्टेंट स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया, फार्मर वेलफेयर के द्वारा इन्फ्रेड किया गया है। ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है एलिजिबल प्रोजेक्ट इन द एग्रीकल्चर। इसका एम है कि हम कैपिटल गैप को बंद करें, एग्री बिजनेस इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करें, डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, बैंकेबल डिटेल प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। SIP-EIT क्या है, ये मिनिस्टर इनिशिएटिव है। IREDA NCF रिफाइनेंस स्कीम, IREDA के द्वारा एक स्कीम है बायोमास के लिए, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए रिफाइनेंसिंग होता है कॉम्प्लाइंट बैंक के लिए। क्राइटेरिया है 3 साल प्रॉफिटेबिलिटी, CF नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो, बायोटेक इग्निशन ग्रांट। तो BRIAC का अर्ली स्टेज सपोर्ट है इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए। इसका टारगेट होता है रिसर्च एकेडमी एंड स्टार्टअप। टेक डेवलपमेंट फंड DRDO का इनिशिएटिव है डिफेंस टेक सफिशिएंसी के लिए। वेलकम पब्लिक प्राइवेट एंड MSME पार्टिसिपेशन। 90% ऑफ द प्रोजेक्ट को ग्रांट किया जाता है। हाई रिस्क रिसर्च बाय CRB, DST प्रोग्राम। तो ये बेसिकली क्या होता है, DST प्रोग्राम होता है जो कि हाई इम्पैक्ट रिस्की आइडिया को बैक करता है। ये इंडियन सिटीजन के लिए ओपन होता है जिनके पास रिसर्च रोल है। ये प्रोजेक्ट को फंड करता है ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल के साथ। हाई रिस्क रिसर्च प्रोग्राम की बात करें तो ये ऑडेसियस हाई इम्पैक्ट आइडियाज को इम्पैक्ट फंड करता है साइंस में।
इसका एम होता है ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी। टिपिकली 3 साल का होता है ये, इसको 5 साल तक आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। ये इक्विपमेंट कंज्यूमर ट्रैवल को कंसिडर करता है। इंडिया स्टार्टअप टैलेंट 2002। तो इसका फोकस एरिया वाटर स्कार्सिटी, रिफ्यूजी इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स बाकी के जो कंटेंट है वो मैं आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड करूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन। ये हमारा पार्ट 1 है। धन्यवाद।